दोस्तों, अमेरिका जैसी कंट्री को बैकफुट पे लाने के लिए कई दशकों से बड़े बड़े देशों द्वारा कोशिशें की जा रही हैं। कभी यूएसएसआर ने कम्युनिज्म का रास्ता चुना तो कभी अलकायदा ने टेररिस्ट अटैक्स का। आज चाइना हाइब्रिड वॉर्स के थ्रू अमेरिकन इन्फ्लुएंस को सबड्यू करना चाह रहा है, लेकिन इन सब का इम्पैक्ट कितना है ये हम सब देख सकते हैं। इन सारे बड़े प्लेयर्स के बीच क्या आप मान पाएंगे कि एक सिंगल इंडिविजुअल और उसकी कंपनी ने अमेरिका, जो खुद को डेमोक्रेसी और इंडिविजुअल फ्रीडम का फ्लैग बियर बताता है, उसके दांत खट्टे कर दिए हैं। सालों से अमेरिका ने जिस ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ट्रांसपेरेंसी और जस्टिस की बात की है, इस इंडिविजुअल ने अमेरिका की असलियत दुनिया के सामने लाकर रख दी है। इस इंडिविजुअल का नाम है जूलियन असांज। जूलियन असांज ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन विकीलीक्स के माध्यम से अमेरिका और कई दूसरी कंट्रीज के बारे में ऐसे राज उजागर किए हैं जिन्होंने उन कंट्रीज द्वारा पहने हुए नकाब को हटा दिया है। इसके रिटेलिएशन में CIA और FBI जैसे स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस आज उन्हें पनिश करने के न्यूमरस ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज जूलियन असांज लंदन के मैक्सिमम सिक्योरिटी बेलमार्श प्रिजन में कैद हैं और उन्हें USA एक्स्ट्राडिट करने की कोशिशें की जा रही हैं। पर सवाल दोस्तों आखिर ये उठता है कि कौन है जूलियन असांज? विकीलीक्स के माध्यम से उन्होंने ऐसे कौन से राज दुनिया के सामने रख दिए हैं जिसे एक्सेप्ट करना USA के लिए नामुमकिन साबित हो रहा है। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का मकसद ऐसे ही सवालों के जवाबों को ढूंढना है। इस वीडियो के मकसद से हम जूलियन असांज की जर्नी को ट्रेस करेंगे और जानेंगे उन सीक्रेट इंफॉर्मेशन को जो विकीलीक्स ने रिवील किए हैं। इस डिस्कशन के माध्यम से हम ये भी देखेंगे उन रिवील्ड सीक्रेट्स का USA जैसी सुपर पावर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। इसके अलावा उनके अगेंस्ट गवर्नमेंट द्वारा फैलाई जा रही साजिश को भी हम समझने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण वो आज लंदन के मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में कैद हैं। आइए शुरू करते हैं आज का। दोस्तों, जूलियन असांज का जन्म 3 जुलाई 1971 के दिन क्वींसलैंड स्थित टाउन्सविले, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। जूलियन के फादर जॉन शिप्टन एक एंटी वॉर एक्टिविस्ट थे और मदर क्रिस्टीन एन हॉकिंस एक विजुअल आर्टिस्ट थी। जूलियन का एक नोमैडिक चाइल्डहुड रहा, जहां अपनी मिड टीन्स में पहुंचने से पहले 30 से ज्यादा ऑस्ट्रेलियन टाउन्स और सिटीज में अपना समय गुजार चुके थे। जूलियन ने 16 साल की उम्र में ही मिंडैक्स के नाम से हैकिंग शुरू कर दी थी। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग असांज शायद 1989 में हुए नासा के वॉन्क या वॉर्म्स अगेंस्ट न्यूक्लियर किलर्स हैक में भी शामिल थे, लेकिन इसे प्रूव नहीं किया जा सका। सितंबर 1991 में असांज को नॉटल के मेलबर्न मास्टर टर्मिनल को हैक करते हुए अरेस्ट किया गया था और उन पे हैकिंग के 31 केसेस चार्ज किए गए। दिसंबर 1996 में उन्होंने 24 चार्जेस पे खुद को गिल्टी प्ली किया और उन्हें 2100 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की फाइन पे रिलीज किया गया। कोर्ट ने उन पे कोई सीवियर पनिशमेंट देने से मना कर दिया क्योंकि उनके हैकिंग के पीछे के इंटेंशंस सोसाइटी के लिए हार्मफुल नहीं थे। यदि एजुकेशन की बात की जाए तो असांज ने सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में प्रोग्रामिंग, मैथमेटिक्स और फिजिक्स की पढ़ाई तो की, लेकिन उन्होंने डिग्री कंप्लीट नहीं की। 1993 में जूलियन असांज ने अपनी कंप्यूटिंग स्किल्स को यूज कर विक्टोरिया पुलिस चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन यूनिट की हेल्प की, जिससे उन इंडिविजुअल्स को चाइल्ड पोर्नोग्राफी पब्लिश और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन्हें प्रोसिक्यूट किया जा सके। 1998 में असांज ने अर्थमैन टेक्नोलॉजी को कोफाउंड किया। इसी पीरियड के दौरान उन्होंने AU क्रिप्टो फोरम को मॉडरेट किया था, जहां वो कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए एडवाइस दिया करते थे। 1996 में इस वेबसाइट के 5000 सब्सक्राइबर हुआ करते थे। असांज ने अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर 2006 में विकीलीक्स को एस्टैब्लिश किया, जिसमें वो एडवाइजरी बोर्ड में मेंबर बने और उन्होंने खुद को विकीलीक्स के एडिटर इन चीफ की तरह डिस्क्राइब किया। 2007 से 2010 के बीच असांज ने एक्सटेंसिवली ट्रैवल करते हुए अफ्रीका, एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका विजिट किया और इसी दौरान विकीलीक्स ने कई रिवलेशंस पब्लिश किए, जिसमें यमन ड्रोन स्ट्राइक्स, करप्शन इन अरब वर्ल्ड, एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशंस बाय केनियन पुलिस, 2008 तिब्बत अनरेस्ट इन चाइना और पेरू के पेट्रोगेट ऑयल स्कैंडल शामिल थे। 2009 में विकीलीक्स ने ईरान के नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी में हुए एक सीरियस न्यूक्लियर एक्सीडेंट को लेकर एक रिपोर्ट डिस्क्लोज की, जिसके पीछे साइबर अटैक को जिम्मेदार ठहराया गया था। रिपोर्ट के अनुसार USA और इजराइल द्वारा ज्वाइंटली डेवलप्ड स्टुक्सनेट कंप्यूटर वॉर्म नाम के साइबर वेपन से इस अटैक को अंजाम दिया गया था।
दोस्तों विकीलीक्स और जूलियन असांज का नाम ग्लोबल लेवल पे तब हाईलाइट हुआ जब अप्रैल 2010 में विकीलीक्स ने एक कोलेटरल मर्डर वीडियो रिलीज किया जिसमें यूएस सोल्जर्स एक हेलीकॉप्टर में बैठकर इराक सिविलियंस को शूट करते हुए नजर आए। इस अटैक में 2 रिपोर्टर समेत 18 सिविलियंस की जानें गई थी। अक्टूबर 2010 में विकीलीक्स ने इराक वॉर लॉग्स पब्लिश किए जिसमें 2004 से 2009 के बीच इराक वॉर से रिलेटेड यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी फील्ड रिपोर्ट के 3,91,832 डॉक्यूमेंट शामिल थे। इन रिपोर्ट्स ने यूएस फोर्सेस के ऑपरेशंस और वर्क कल्चर के ऊपर कई सवाल उठाए। इसके अलावा विकीलीक्स ने 2010 में अफगानिस्तान वॉर लॉग्स और 2011 में गुआंटानामो बे फाइल्स पब्लिश की जो यूएस के फर्दर एम्बैरसमेंट का कारण बनी। दोस्तों इन फाइल की डिटेल हम अगले सेक्शन में कवर करेंगे। जुलाई 2012 में विकीलीक्स ने सीरिया फाइल्स पब्लिश करनी शुरू की। जूलियन असांज द्वारा रिलीज ये फाइल्स सीरियन पॉलिटिकल फिगर्स, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और कंपनीज द्वारा भेजे गए 2 मिलियन से ज्यादा ईमेल्स की कलेक्शन थी। 2015 तक विकीलीक्स ने 10 मिलियन से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स पब्लिश कर दिए थे, जिसे जूलियन असांज ने वर्ल्ड के सबसे परसिक्यूटेड डॉक्यूमेंट्स की लाइब्रेरी बताया था। नवंबर 2016 में विकीलीक्स ने यमन में चल रहे सिविल वॉर में यूएस मिलिट्री ऑपरेशन से रिलेटेड कई ईमेल्स और डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए जो 2009 से 2015 तक उस कॉन्फ्लिक्ट में यूएस रोल से रिलेटेड थे। 2016 में ही विकीलीक्स ने यूएस की डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हिलेरी क्लिंटन द्वारा भेजे कई ईमेल्स पब्लिश किए जो उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहते हुए भेजे थे। इसके अलावा विकीलीक्स ने डेमोक्रेटिक नेशनल कमिटी द्वारा भेजे गए कई ईमेल्स और डॉक्यूमेंट पब्लिश किए जिसे उन्होंने क्लिंटन के कंपटीटर रहे बर्नी सैंडर्स को अंडरकट करते हुए क्लिंटन को फेवर किया था। मार्च 2017 में विकीलीक्स ने एक बड़ा खुलासा करते हुए CIA की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट लीक पब्लिश किया। वॉल्ट 7 नाम के इस लीक में CIA के कई क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स रिवील किए गए जिसमें CIA ने अपनी हैकिंग कैपेबिलिटीज से स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर या किसी भी इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस को हैक करने की बातें मेंशन की। दोस्तों यूएसए ने अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ऐसी कंट्रीज को भी टारगेट किया जिसे वो प्रॉपर्ली गवर्न नहीं मानते थे और उनके हिसाब से वर्ल्ड को अमेरिका जैसी डेमोक्रेसी की जरूरत थी जहां इंडिविजुअल राइट्स गारंटीड की जाती थी। इसके अलावा 9/11 के बाद अमेरिका ने वॉर और टेरर के माध्यम से भी मिडिल ईस्ट की कई कंट्रीज से फ्रिंज एलिमेंट्स एलिमिनेट कर उन्हें सिविलाइज बनाने की कोशिशें की, जैसा कॉलोनियलिज्म के दौर में यूरोपियन कंट्रीज ने किया था। लेकिन विकीलीक्स के माध्यम से जूलियन असांज ने अमेरिका के उस चेहरे को दुनिया के सामने लाकर रखा जिसे वो डेमोक्रेसी के पर्दे के पीछे छुपा रहा है। 2010 के कोलेटरल मर्डर वीडियो में विकीलीक्स ने दिखाया कि कैसे अमेरिकन ट्रूप्स अनआर्म्ड सिविलियंस पे इराक में हमला कर रहे हैं। इन सिविलियंस के ऊपर अनप्रोवोक्ड फायरिंग में 2 रिपोर्टर्स की भी जान गई थी जो रॉयटर्स नाम की मीडिया हाउसेस से बिलोंग करते थे। रॉयटर्स के रिपीट रिक्वेस्ट के बावजूद ना तो यूएस गवर्नमेंट द्वारा इस अटैक का वीडियो उन्हें दिया गया, ना ही यूएस ने उन डेथ्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की। जुलाई 2010 में विकीलीक्स द्वारा रिलीज अफगान वॉर डॉक्यूमेंट्स ने यूएसए की मिलिट्री स्ट्रेटजी और ऑपरेशनल प्रोसीजर्स के खिलाफ कई सवाल खड़े किए। इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के माध्यम से जूलियन असांज ने इस बात को प्रूव किया कि अफगान इंसर्जेंसी में तालिबान के अलावा ईरान और पाकिस्तान का बड़ा हाथ था। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में सिविलियन की डेथ वर्ल्ड वाइड प्रेस द्वारा दिखाए गए आंकड़ों से कई ज्यादा है। इन्यूमरेबल डेटा सोर्सेज की मदद से इन डॉक्यूमेंट के थ्रू ये बात साफ हो पाई कि कई ऑपरेशंस केवल रिटेलिएशन में किए गए थे, जहां तालिबान द्वारा किए गए किसी अटैक का बदला आम सिविलियन से लिया गया। ऑपरेशन के अंडर तालिबान फोर्सेस की डेथ की संख्या तो मीडिया सोर्सेस को दी जाती थी, लेकिन सिविलियन की डेथ छुपा ली जाती थी। मेजॉरिटी ऑफ ऑपरेशन में तालिबान इंसर्जेंट्स से ज्यादा सिविलियंस की डेथ हुई है, जो संख्या अक्सर डबल से ज्यादा होती थी। विकीलीक्स ने इराक वॉर डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से भी ऐसे कई रिवेलेशंस किए। इन फाइल्स की मदद से ये पाया गया कि 1,09,000 डेथ में 66,081 डेथ केवल सिविलियंस की ही थी, और यदि इन्हें 1,50,000 के टोटल डेथ्स में देखा जाए तो 80% से ज्यादा डेथ्स सिविलियंस की हुई थी। विकीलीक्स द्वारा रिलीज्ड केबल गेट फाइल्स ने भी कई बड़े खुलासे करते हुए इस बात को साबित किया कि यूएस यूनाइटेड नेशन समेत कई वर्ल्ड लीडर्स की जासूसी करता है और करप्शन और दूसरे इलीगल मेथड से उसने अरब स्प्रिंग जैसे इवेंट्स को पूरे रीजन में स्प्रेड किया था।
दोस्तों गुआंटानामो बे फाइल्स को 2011 में पब्लिश करते हुए विकीलीक्स ने कई इंडिपेंडेंट न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस के साथ 779 सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक किए, जिसने यूएस द्वारा गुआंटानामो बे डिटेंशन कैंप की सीक्रेट रिवील की। क्यूबा में लोकेटेड इस प्रिजन को यूएसए 2002 से ऑपरेट कर रहा है, जहां अफगानिस्तान इन्वेजन के बाद से यूएस टेरर सस्पेक्ट्स को डिटेन करता चला आ रहा है। कई डिटेनीज के फिजिकल और मेंटल टॉर्चर के अलावा न्यूमरस ऐसे लोगों का प्रेजेंस जिनका टेररिज्म से कोई नाता नहीं था, इस लीक ने यूएस के ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अगेंस्ट कई क्वेश्चंस रेज किए। इस प्रिजन में डिटेन लोगों में यूएस के उन डॉक्यूमेंट्स ने क्लेम किया था कि लगभग 150 प्रिजनर्स इनोसेंट हैं, इसमें 89 ईयर्स के बूढ़ों से लेकर 14 ईयर्स तक के यंग बच्चे शामिल हैं। इन सारे प्रिजनर्स की मेंटल और फिजिकल हेल्थ फ्रेजाइल पाई गई थी। इसके अलावा यमन वॉर फाइल्स, सीरियन वॉर फाइल्स जैसी कई पब्लिशिंग से विकीलीक्स ने यूएस के झूठ और फेक प्रोपेगेंडा को क्लियर कर दिया, जो उसने कई सालों से अपने इमेज को क्लियर रखने के लिए सर्कुलेट किए थे। दोस्तों यूएसए खुद को वर्ल्ड की ऐसी कंट्री क्लेम करता है जो अपने डोमेस्टिक अफेयर्स के अलावा वर्ल्ड ऑर्डर को भी मेंटेन करने के स्टेप्स लेता है, और यूएस ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग वो स्टेप हमेशा लॉ और लीगल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होते हैं। कई बार यूएन जैसी ऑर्गेनाइजेशन के वर्ड को साइडलाइन कर भी यूएस ने ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिसने दूसरे देशों के आम नागरिकों की जिंदगी उम्मीद से परे कठिन बना दी है। लेकिन यूएस ने ना कभी इन एक्विजिशंस को एक्सेप्ट किया और ना ही खुद को अकाउंटेबल बताया। विकीलीक्स द्वारा इन फाइल्स ने यूएस के उन सारे अटेम्प्ट्स को वेस्ट बना दिया जिनकी मदद से उसने मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में अपने इंटरफेरेंस को जस्टिफाई किया था। लेकिन विकीलीक्स द्वारा इन पब्लिशिंग के विरुद्ध यूएस कोई एक्शन नहीं लेगा, ऐसा सोचना गलत है। आइए जूलियन असांज के विरुद्ध प्लान किए गए पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन को अगले सेक्शन में समझते हैं। दोस्तों जूलियन असांज के अगेंस्ट प्लॉट्स विकीलीक्स के रिलेवेशंस के साथ ही शुरू हो गए थे और उन सारी कॉन्स्पिरेसीज का एक ही मकसद था, उन्हें यूएसए एक्स्ट्राडीट करना, जहां यूएसए गवर्नमेंट उन्हें प्रोसिक्यूट कर सके। 2010 की पब्लिशमेंट के बाद ही यूएस गवर्नमेंट ने विकीलीक्स के अगेंस्ट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी थी, जिसके तहत जूलियन असांज को पर्सनली यूएस के एस्पियोनेज एक्ट 1971 के तहत प्रोसिक्यूट किया जाएगा। इन इन्वेस्टिगेशन में चेल्सी मैनिंग को भी दोषी बनाया गया। दोस्तों चेल्सी मैनिंग एक एक्स यूएस आर्मी ऑफिसर हैं जिन्होंने विकीलीक्स द्वारा पब्लिश डॉक्यूमेंट्स उन्हें प्रोवाइड किए थे। एडवर्ड जोसेफ स्नोडेन द्वारा 2014 में पब्लिश डॉक्यूमेंट ने इस बात की ओर इशारा किया था कि यूएस गवर्नमेंट ने जूलियन असांज को मैनहंट टाइमलाइन में ऐड कर दिया है, जिसे वो टेररिस्ट के लिए यूज करते हैं। इस टाइमलाइन में ऐड करने का मतलब है कि यूएस गवर्नमेंट उन्हें कैप्चर या एलिमिनेट करने के लिए कोई भी स्टेप ले सकती है। दोस्तों इन्हीं ईयर्स के दौरान असांज ने स्वीडन विजिट किया था। 2010 में असांज के इस विजिट के बाद स्वीडन में 2 महिलाओं ने उन पे सेक्सुअल मिसकंडक्ट के एलिगेशंस लगाए, जिसके अगेंस्ट स्वीडन ने उनके खिलाफ इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट इशू कर दिया। असांज जो उस समय ब्रिटेन में थे, उन्होंने खुद ब्रिटिश पुलिस को हैंडओवर कर दिया और उन पे एक्स्ट्राडिशन की हियरिंग शुरू हो गई। सेकेंड हियरिंग के दौरान ही बेल मिलने के बाद असांज ने एक्स्ट्राडिशन रोकने के कई प्रयास किए, लेकिन नाकामयाब होकर उन्हें इक्वाडोर एम्बेसी में असाइलम सीक करना पड़ा। जूलियन के लिए ये बात तो क्लियर हो गई थी कि पहले उन्हें ब्रिटेन से स्वीडन एक्स्ट्राडीट किया जाएगा, जहां से उन्हें स्वीडन यूएस गवर्नमेंट को एज अ क्रिमिनल डिटेनी की तरह हैंडओवर कर देगी। दोस्तों उस समय इक्वाडोर में राफेल कोरिया प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने जूलियन असांज को पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट असाइलम प्रोवाइड करने का डिसीजन लिया। जून 2012 के बाद अगले 7 ईयर्स जूलियन असांज लंदन में इक्वाडोर एम्बेसी में रहे। दोस्तों किसी देश में दूसरे देश की एम्बेसी उस देश की टेरिटरी मानी जाती है, जिसमें डोमेस्टिक पुलिस बिना परमिशन एंटर नहीं कर सकती। इसी बीच असांज ने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से भी हेल्प मांगी, लेकिन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने यूएस के साथ टाइज बिगाड़ने से इनकार कर दिया। अप्रैल 2019 में इक्वाडोर के अगले प्रेसिडेंट लेनिन मोरेनो ने असाइलम के टर्म्स को वायलेट करने का कॉज बताते हुए जूलियन असांज को असाइलम प्रोवाइड करने से इनकार करते हुए ब्रिटिश पुलिस ने एम्बेसी में एंटर कर असांज को अरेस्ट किया। लंदन कोर्ट द्वारा बेल टर्म्स को ब्रीच करने के कारण जूलियन असांज को 50 वीक्स की सजा सुनाई गई। पैरेलली मई 2019 में वर्जीनिया स्थित यूएस कोर्ट ने असांज के अगेंस्ट 17 नए चार्जेस इंडिक्ट किए, जिसकी मैक्सिमम सजा 170 ईयर्स तक थी। ब्रिटेन के बेलमार्श प्रिजन में कैद जूलियन असांज के डॉक्टर्स ने कई बार उनके फिजिकल और मेंटल टॉर्चर की बातें उठाई, लेकिन कोर्ट द्वारा कोई रिलीफ नहीं दिया गया।
यूनाइटेड नेशंस द्वारा भेजी गई एक टीम ने भी असांज के सिम्टम्स को देख ये बताया कि इन्हें एक्सट्रीम साइकोलॉजिकली टॉर्चर किया गया है। इस साल 4 जनवरी को यूनाइटेड स्टेट की रिक्वेस्ट पे फैसला सुनाते हुए ब्रिटिश कोर्ट ने जूलियन असांज के एक्सट्रेडिशन को अलाउ नहीं किया। उनके मेंटल हेल्थ को देखते हुए कोर्ट ने ये पाया कि यूएस से एक्सट्रेडिट करने से उनकी मेंटल स्टेटस और बिगड़ सकती है, जिससे डेथ की पॉसिबिलिटी है। जूलियन के लॉयर्स ने 6 जनवरी 2021 को बेल की रिक्वेस्ट की, लेकिन उसे भी डिनाई कर दिया गया। जूलियन असांज अप्रैल 2019 से ब्रिटेन के बेलमार्श स्थित मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में अब भी कैद हैं। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।